और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार गरीबों के लिए होती है। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे। अब की बार मोदी सरकार। मोदी 2014 में हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। 11 साल बाद अंधभक्तों के सपने में ये इंडियन एयरपोर्ट तो बहुत खूबसूरत है, मंदिर जैसा, और गोरा यहाँ काम कर रहा है। क्यों भाई, अगर अमेरिकन डॉलर टिप में दूंगा तो लोगे क्या? नहीं सर, ओनली इंडियन रुपीज। देख रहे हो, डॉलर की कोई कीमत ही नहीं रही। भैया प्लीज हेल्प भैया। जब से भारत देश आजाद हुआ है, उसके शुरुआती 65 साल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन केवल पिछले 15 सालों में इतनी उन्नति कैसे हो गई शास्त्री जी? मोदी बस। मोदी हाँ, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हम बचपन भी ऐसे ही गुजारा है, हमने जिंदगी ऐसी गुजारी है, तो मुझे कोई नयापन नहीं लग रहा है। और मेरी हिमालयन लाइफ ऐसी ही थी। माँ कसम दोस्तों, ये आदमी इतना फेंकता है ना कि क्या ही बताऊं आपको। अगर इसके साथ ये भारी भरकम सिक्योरिटी ना आई होती तो यही इन मगरमच्छों से भरी नदी में छोड़ आता इसको। भाई इंडिया में टैलेंट की इतनी धज्जी उड़ाई जाती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अब देखो, भारत चीन से आगे निकलने का दावा करता है, और यह आगे कैसे निकलेगा चलो बताता। तो जिस देश में ITI का लेक्चर देने के लिए इतने बड़े महान व्यक्तियों को बुलाया जाता है, जो कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पर अपने आप को शो ऑफ करते हैं, इन्हें ITI के लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि इन्हीं सबसे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। वहीं जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आते हैं, ये सभी तो फर्जी होते हैं, इन सभी से हमारा देश थोड़ा ना आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन एथलीट के लिए थोड़ा ना भीड़ इकट्ठा होती है। भीड़ तो भाई साहब इन लोगों के लिए इकट्ठा होती है। अब इन यूट्यूबरों की पोजीशन तो आप जानते ही होंगे, लेकिन हमारे इंडिया की यूथ ये नहीं जानती होगी कि हमारे ये एथलीट किस पोजीशन पे हैं। कमल कुमार गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर, जिसे सरकार ने फुल सपोर्ट किया, और फाइनली आज ये कचड़ा उठाते हैं। देखा इस देश का सपोर्ट इस प्लेयर के लिए। दीपक कुमार नेशनल लेवल अरेस्ट होकर भी सड़क पर गन्ने का जूस बेचते हैं। दिनेश कुमार इंटरनेशनल बॉक्सर, ये हर घर जाकर आज आइसक्रीम बेचते हैं। अभिनया राजा राजन, ये एक सिर्फ स्पॉन्सर के लिए लड़ रही है। झारखंड की पुष्पा पैरा एथलीट ने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता, और फाइनली आज ये बेचारी सड़कों पर सब्जी बेचती है। सीता साहू मध्य प्रदेश की स्पेशल ओलंपिक की 2 बार रह चुकी गोल्ड मेडलिस्ट आज समोसे बेचकर अपना गुजारा करती है। लिटरली वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मनदीप ने देखो खुद क्या कहा। बिग बॉस वगैरह में कोई भी अगर जीत के आ जाए तो दुनिया पीछे पीछे उसके और गवर्नमेंट पीछे पीछे उसके। मैं एशियन मेडलिस्ट भी हूँ, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट भी हूँ, मैं अर्जुन अवार्ड भी हूँ। ये कोई मजाक थोड़ी है, ये बेल्ट जीतना वर्ल्ड टाइटल है, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। मेरे पास किसी CM बनना आसान नहीं पुष्पा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। कितना पैसा लगेगा? 100 करोड़। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो, 500 करोड़ देता है। फोटो निकाल। हाँ निकाल। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक एजेंट है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो यह वीडियो अंत तक देखिए। जून 2015 में मोदी जी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से मिले। अगस्त 2015 में अडानी को बांग्लादेश का बिजली अनुबंध मिल गया। मार्च 2017 में मोदी जी मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिले। अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा पोर्ट कंटेनर सौदा मिल गया। जनवरी 2018 में मोदी जी इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले। दिसंबर 2018 में अडानी और इजराइल ने मिलकर ड्रोन परियोजना शुरू की। जुलाई 2018 में सिंगापुर की कंपनी ने अडानी पोर्ट्स में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया। फरवरी 2020 में मोदी जी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मिले।
जुलाई 2020 में अडानी को पोर्ट संचालन का अधिकार मिल गया। जनवरी 2024 में नेपाल सरकार ने घोषणा की कि अडानी एयरपोर्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश करेंगे। अक्टूबर 2023 में मोदी जी तंजानिया के राष्ट्रपति से मिले। 2024 में अडानी को तंजानिया के दार एस सलाम पोर्ट टर्मिनल का 30 वर्षों के लिए ठेका मिल गया। जुलाई 2024 में मोदी जी वियतनाम के प्रधानमंत्री से मिले। उसी महीने वियतनाम सरकार ने घोषणा की कि अडानी एयरपोर्ट में इन्वेस्ट करेगा। आप समझो अडानी भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कैसे बना। जब दिन रात हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी के लिए एजेंट बनकर मेहनत करेंगे तो अमीर तो अडानी ही बनेगा, गरीब जनता नहीं। मोदी चाहिए मोदी। यहाँ गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? मोदी, बस मोदी की वजह। हाँ, और क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें 2014 से पहले हमारी फौज इंतजार करती थी। अरे सर मर रहे हैं और ऑर्डर दे दो हमें, मर रहे हैं, हम क्या करें? मरते रहो यार। क्या है अंधभक्त बना दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। बीजेपी का सपोर्टर कह लो यार, वो सुनने में भी अच्छा लगता है। मुझे हजारों लोग गाली दे रहे हैं, कई जगह जहाँ पे मिलियंस में लाइक है ना, वहाँ पे तो लाखों में गालियां दे रहे हैं मुझे। तो सपोर्टर कोई आ नहीं रहा कि बढ़िया करा इस बंदे ने, रिस्पेक्ट फॉर दिस बॉय। ऐसा एक भी नहीं दिखा। बिहार में पुल टूट जाते। अब बिहार में पुल टूटे होने की कोई वीडियो जब आएगी इंटरनेट पे तो उसका पहला कमेंट यही होगा, अमेरिका क्या कहता था। पता है मजे लेने का भी इनका तरीका है। ये साले मजे ऐसे नहीं लेते कि तू चिल्ला रहा है, कि तू ये बोल रहा है, तू वो बोल रहा है। ये कमेंट खोलते हैं, अरे ये क्या लिख रहा है, ओह गौतम भाई। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या करोगे जब कमेंट में आपको गाली पड़ रही है, दोस्त आपके मजे ले रहे हैं? अच्छा बात नहीं है। क्या बोले? घर वालों को तो पता लग ही गया होगा। लगा तो जी खानदान तक को सबको पता है। ये है कि घर वालों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, ऐसी बात नहीं, कमेंट तो भी पढ़ते होंगे। खत्म। बात यहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान की नहीं है। जहाँ सिखिज्म से फायदा हो वहाँ ये पगड़ी बांधकर गुरुद्वारे में दाल बनाते हुए और लंगर सर्व करते हुए दिखते हैं मोदी। नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? कैमरा की अहमियत मोदी जी से बेहतर कोई नहीं समझता। आखिर सरेआम नरेंद्र मोदी को एसपीजी कमांडो को डांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए आपको चंद सेकंड पीछे जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया। प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। अब इस हाईली अनफॉर्चुनेट कैमरा ब्लॉकिंग इंसिडेंट के बाद मोदी जी की सिक्योरिटी को ऐसी टाइट ट्रेनिंग मिली है कि अब वो जब भी कैमरा देखते हैं तो खुद ही फ्रेम का अंदाजा लगाकर फ्रेम से बाहर भाग जाते हैं। पर मोदी जी की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैमरा स्किल्स का सबसे अद्भुत गोल्ड माइन मोमेंट तब हुआ जब एक बार उन्होंने प्लेन में चढ़ने से पहले सी ऑफ करने आए लोगों से नमस्ते भी नहीं करा जब तक वो कैमरा के फ्रेम में सही पोजीशन में नहीं आए। तो कैमरा और फ्रेमिंग के टुवर्ड्स मोदी जी की डेडिकेशन देख के बड़े से बड़ा कंटेंट क्रिएटर भी यही कहता है कि शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है
स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। हम मुंबई खंडाला लोनावाला रोड पर बैठे और मैंने उनको कहा मुझे टेक्निकल नहीं समझता, थर्मास में चाय है और मैं 160 किलोमीटर पर चाय पीऊंगा और थोड़ा भी एक बूंद इधर उधर गिर गया तो तुम याद रखना कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। और सेम थिंग मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे पे भी रिपीट की, तो दोनों जगह सक्सेसफुल हुआ। The American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. मेरा सपना क्या है कि बस होगी, बिजनेस क्लास की सीट होगी, एयर होस्टेज जैसी लड़की होगी, चाय कॉफी समोसा मिलेगा, 2 घंटे में दिल्ली जयपुर 2.25 घंटे में होगा और उसमें लैपटॉप पर वो देखेंगे और सो के जाएगा और टिकट रेट डीजल बस से 30% कम होगा। सर आप एक बार याद रखने हैं कितने मैं सपने दिखाने वाला नहीं। सर आप एक बार याद नहीं, नहीं आप मैं सपने दिखाने वाला नहीं, तुम नहीं, ऐसे में नहीं कर, नहीं आप हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मुझे तुम नहीं, हर चीज के जवाब है हिंदुस्तान ने। यार अब तो हद ही कर दी है। इंटरव्यू में कहते हैं कि महात्मा गांधी को गांधी मूवी आने से पहले कोई जानता ही नहीं था। कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या, कौन है? अरे क्या मजाक लगा रखा है। 1930 की टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर देख लो कौन था, महात्मा गांधी जी थे। 3 बार टाइम मैगजीन पर फ्रंट पेज पर उनकी फोटो छपी थी। अरे पूरी दुनिया जानती थी उन्हें 1930s 40s से ही, और कहते हो कि कोई जानता ही नहीं था। मतलब जानकारी नहीं है तो चुप बैठे रहो। मुझे तो हैरानी होती है सही में कि आज के दिन भी देश में कुछ ऐसे लोग बचे हैं जिन्हें लगता है कि एक ऐसा इंसान अभी भी देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है जो ऐसी उठपटांग बातें करता है। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। अब आदमी कैसे ये बोलता है 1951 के चुनाव में वल्लभ भाई पटेल को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री, मतलब बिना सर पैर की बात बोलने लगता है। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। जैसे आप सब सारे के सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, लाशों की ढेर पड़ी है, हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने आखिरी सांस तोड़ रहे हैं, और प्रधानमंत्री आते हैं, वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए, जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियाँ होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया? इस आदमी का नाम प्रज्वल रेवाना है। ये वो दरिंदा है जिसने हजारों लड़कियों, छोटी बच्चियों और महिलाओं के साथ रेप करके 2976 वीडियोस बनाए। अब आप पूछेंगे कि कौन प्रज्वल रेवाना, तो उससे पहले ये तस्वीर देखें और अब पीएम मोदी का भाषण। ये वही दरिंदा है जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं प्रज्वल रेवन्ना को दिया जाने वाला हर एक वोट मोदी को मजबूती देगा। हासन लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये कितनी शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री चंद वोटों के लिए दुनिया के सबसे बड़े बलात्कारी का प्रचार करते हैं।
लीडर राकेश शर्मा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? हलवाई क्या? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या बात कर रहे हैं बाबा? आइए हम समझाते हैं। आइए, अमेरिका में जाइए, ब्रिटेन में जाइए, वहाँ प्रधानमंत्री से लोग सवाल पूछ देते हैं। कोई शक? खड़े सवाल पूछ देते हैं यहाँ पे, एकदम नहीं, आप झूठ बोलिएगा बोल देगा। उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला है। एक पत्रकार खड़े बोल दिए, सर आप गलत बोल रहे हैं, निक्सन को आपसे ज्यादा मिला था। और हमारे यहाँ के पत्रकार 200 रुपया में पकौड़ा बेचेगा तो रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ मोदी मानेंगे। अरे उसको सीधे बोलिए 200 रुपया में पकौड़ा रोजगार नहीं जीविका होती है, बोलेंगे उसको। भारत के हर नागरिक को एडवांस जनरेटिव एआई टूल्स की मुफ्त सब्सक्रिप्शन दी जाए। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। इस बदलती हुई दुनिया में एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है, आगे बढ़ने की, सपने देखने की और उन्हें पूरा करने की। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक में सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा होता है। कहीं कटोरी पर छोटा में दे देला, कहूँ बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय, यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े। जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे हैं, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं। Not bad, not bad. Now you. मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था, प्यारे से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक धुला हुआ फूल खिला, दिल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा। भगवान करे मेरे देश के सब नेता ही बन जाएं ऐसे, थोड़े से लाल बहादुर हो, थोड़े से हो नेहरू जैसे, थोड़े से हो नेहरू जैसे। राम ना करे मेरे देश को, राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे, जनता को भी ले डूबे। वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से चिपक गया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन 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 तुन। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या? ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? भाई तुम 1 महीना में चुनाव करा लिया और उसी चुनाव का फोटो देखने में हमको 9 साल लग जाएगा। गजब टोपीबाज आदमी है यार। हेलो अल्फा 2 कंट्रोल, फौरन प्रधानमंत्री साहब को कनेक्ट करो। बोलो सर, यहाँ पर लाखों की तादाद में वोट चोरी हो रहे हैं। आप कहें तो इलेक्शन कमीशन की टांगे तोड़कर अंदर कर दूं। ओवर। अरे ज्यादा उछलो मत, उनमें से एक इलेक्शन कमिश्नर हमारी पार्टी का है। अगर तूने उसकी टांगे तोड़ दी ना तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। अगर इन लोगों को यहीं नहीं रोका गया तो सारे स्टेट को शमशान बना देंगे। ये जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ ना, इसके चारों पैर मेरे नहीं है। एक है इलेक्शन कमीशन वालों का, दूसरा है ये अनभक्तों का, और तीसरा है अतापी वतापी का जिनके पैसों से ये पार्टी चल रही है, और चौथा है डोनाल्ड ट्रंप का।
अगर इनमें से एक भी पैर टूट गया तो ये सत्ता गिर जाएगी, और अगर ये सत्ता गिर गई तो वो राजीव का लौंडा मुझे उठा उठा के पटकेगा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा। आधुनिक भारत का औरंगजेब बहुत ही धार्मिक और अनपढ़ राजा था। उसके बोलने में एक ऐसा जादू था कि जब वह भाषण देता था तो जनता मोहित हो जाती थी और उसके बातों पर यकीन कर लेती थी। फिर भी जनता उससे नाखुश थी। इसका पहला कारण था औरंगजेब का कट्टर धार्मिक होना। वह बचपन से ही धार्मिक होने का ढोंग करता था। औरंगजेब एकांत में जाकर ध्यान करता कि कोई उसे देख न ले, फिर भी लोग उसे देख लिया करते थे। वह किसी के आगे नहीं झुकता था क्योंकि उसका मालिक एक ही था। उसी मालिक के आगे वह अपना सिर झुकाता था। वह अपने मालिक की भक्ति में इतना लीन था कि अपने मालिक को खुश करने के लिए मुफ्त में जमीन बांटने लगा और जंगल के जंगल काटने लगा। औरंगजेब का प्रिय खेल था झूठ बोलना। वो दिन दहाड़े जनता से झूठ बोलता था कि हम तुम्हारे धर्म की रक्षा करेंगे, लेकिन वो मंदिरों को तोड़वाता था। औरंगजेब हर बार बोलता था कि हम तुम्हारे धार्मिक पशुओं को कटने नहीं देंगे, लेकिन उसी के दरबारी बोलते थे मैं गौमांस खाता हूँ, रोक सको तो रोक लो। अगर आप चाहते हैं औरंगजेब का पार्ट 2 आए तो वीडियो को लाइक और फॉलो